डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैराथन रिवीजन सीरीज। आज है हमारा सीरीज का पार्ट नंबर 1। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हमारी मैराथन रिवीजन सीरीज के लिए मैं आपको एक FSR प्रोवाइड करूंगी। अब मैम वो FSR बुक क्या है वो बता दीजिए। सो डेफिनेटली FSR बुक इज इन नाउ फ्रंट ऑफ यू। FSR में स्टूडेंट्स आपके सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर है, यानी जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ दैट इज फ्रॉम योर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कि पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से बेटर आप कहीं से भी रिवीजन कर सकते हो। एक तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई जो मुझे आता है वही इसमें है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 के सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नाउ मैम ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले, पेपर कौन सा है? ऑफलाइन वाला ना। तो आपके जितने भी ऑफलाइन एग्जाम से पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आए थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें। ओके, अब एक्सपेक्टेड कितना रहता है कि चैप्टर नंबर 1 में से कितना है? सो मिनिमम 5 मार्क्स का तो आता ही आता है, एंड इन सम अटेम्प्ट्स ये 15 मार्क्स तक भी गया हुआ है, 10-15 तक भी गया हुआ है। सो यस, चैप्टर नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है। आ जाइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास इसकी कि हमारे पास था दिसंबर 2008 में क्वेश्चन आया था। कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मेटीरियलिटी कंसेप्ट एज इट्स अ रिवीजन क्लास, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके, मैं इसीलिए स्पीड थोड़ी फास्ट रख रही हूँ। आई होप ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। पहली बात, मेटीरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है? तो देखो, मेटीरियलिटी कंसेप्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। हमारे पास एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है फुल डिस्क्लोजर की भाई आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है, लेकिन मेटीरियलिटी कंसेप्ट ने कहा आप डिस्क्लोज करो, यस फुल डिस्क्लोजर, बट नॉट ऑफ नॉन मेटीरियल आइटम, यानी जो बिजनेस के लिए जरूरी है ना, जो बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है आप उसको करो, ठीक है। अब आप इनसिग्निफिकेंट बातें इसमें रिकॉर्ड मत करो कि ठीक है कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो रिकॉर्ड करो, अदरवाइज नहीं। द इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको मार्क्स दिलवाएगा दैट इज द सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द आइटम जिसका भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट होगा बिजनेस पे, आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है, उसके अलावा आपको डिस्क्लोज नहीं करना। अब जो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स होती है ना, आप खुद सोचो उनका काम क्या होता है। इट विल ओनली इंक्रीज द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट, वो सिर्फ अकाउंटेंट का काम बढ़ा रही है। क्यों? यूजर्स थोड़ी ना इनसिग्निफिकेंट आइटम्स देखेंगे, यूजर्स को सिर्फ चाहिए इंपॉर्टेंट, यानी कि जो उनके लिए जरूरी हो। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। देखो, स्टेशनरी परचेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन दो नॉट यूज्ड फुली इन द अकाउंटिंग ईयर, परचेज स्टिल शोन एज एन एक्सपेंस ऑफ दैट ईयर बिकॉज ऑफ द मेटीरियलिटी कंसेप्ट। अब इन्होंने कहा स्टेशनरी खरीदी थी, वो पूरी की पूरी यूज नहीं हुई, क्या उसको शो करें? हाँ शो करो, बट मैम क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि वो मटेरियल है, बिकॉज उसकी वजह से बिजनेस ने कोई एक्सपेंडिचर किया। अब डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमें पता है कि एक्चुअल में कोई हमारे पास से ना अमाउंट नहीं जाता, बट स्टिल वो डिस्क्लोज करो बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स अ वियर एंड टियर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मैम मेटीरियलिटी क्या इस बेसिस पर डिसाइड करें कि कौन सी आइटम मटेरियल है जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है वो मटेरियल है, ऐसा कुछ नहीं है। सो डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस एंड साइज वो मैटर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलती हूँ ना कि कोई स्टेशनरी बिजनेस है, ठीक है, एक साइड है चिंतामणि का स्टेशनरी बिजनेस, हाँ जी आपकी मैराथन डिवीजन में भी चिंतामणि की एंट्री हो गई है। एक साइड है चिंतामणि का स्टेशनरी बिजनेस, सेकेंड साइड पे ढोलक का है फर्नीचर का बिजनेस। अब दोनों ने पेन परचेज करे, चिंतामणि ने भी पेन परचेज करे 10 रुपए वाले, और ढोलक ने भी। किसके लिए मटेरियल होगा ज्यादा मटेरियल? दोनों रिकॉर्ड करेंगे, बट स्टिल किसके लिए वो बहुत ज्यादा मटेरियल है? हो सकता है हम कहें एक पेन अगर ढोलक ने खरीद लिया 10 रुपए का, ना भी नोट करो चल जाएगा, लेकिन जो चिंतामणि का स्टेशनरी बिजनेस है उसका काम है वो, उसके गुड्स है वो, तो चाहे 10 रुपए के हैं उसके लिए वो मटेरियल आइटम है, ठीक है। वैसे क्या होता है ना, ये अगर बोला जाए तो स्टूडेंट्स ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनकी जजमेंट के बेसिस पे कि क्या मटेरियल है क्या नहीं है, बट ध्यान रखना जब भी आपको देखना है कैसे लिखोगे कि जो भी आपको लगे मेरे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज अ मटेरियल आइटम, ओके। चलिए फिर आ जाइए स्टूडेंट्स, ईयर 2009 दिसंबर में एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, राइट नोट ऑन अकाउंटिंग बेसिस। आपको याद होगा मैंने टेस्ट में भी आपको ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। सो इट्स फ्रॉम द दिसंबर 2009 अकाउंटिंग बेसिस। तो कितने टाइप के अकाउंटिंग बेसिस वहां मैंने आपको करवाए थे? 3 टाइप्स के। कौन कौन से अकाउंटिंग बेसिस है?
पहला आता है अक्रूवल बेस। अक्रूवल बेसिस का मतलब है कि यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर जो है जिस साल में वो अक्कर होंगे आपको उस साल में उनको रिकॉर्ड कर देना है उसी अकाउंटिंग पीरियड में। ऐसा नहीं है जब एक्चुअल रिसीट आएगी एक्चुअल पेमेंट दोगे तब रिकॉर्ड करना है, नहीं। फिर मैम एक्चुअल रिसीट और एक्चुअल पेमेंट के लिए आपने कुछ बोला था, हाँ जी, दैट इज प्योर कैश बेस। सेकेंड, प्योर कैश बेस के केसेस में अकरेंस मैटर नहीं करती, एक्चुअल ट्रांजेक्शन मैटर करती है कि हमने रिसीव किया या पे किया। अब बिजनेसेस में क्या चलता है, तो स्टूडेंट्स इन दोनों का मिक्सचर बनाया है, क्या उसको बोलते हैं मॉडिफाइड कैश बेस और हाइब्रिड बेस। अब ध्यान से, प्योर कैश बेस मतलब सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, मॉडिफाइड कैश बेस का मतलब है कैश बेस में कुछ मॉडिफिकेशंस करी है, और वी कैन से इट हाइब्रिड सिस्टम। इसमें क्या है, उन्होंने कहा एक काम करिए, अब आप एक्सपेंसेस को जो है आप अक्रूवल पे लेके चलो और इनकम को जो है वो कैश पे लेके चलिए। लिख के मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है मैंने। इन दिस सिस्टम accrual basis followed for expenses and cash system is followed for revenue। ऐसा क्यों? अब ध्यान करो प्रूडेंस कंसेप्ट के बारे में, मैंने आपको बोला था उसमें क्या कि मैं ना मेरी लाइफ में भी हमेशा एक चीज मानती हूँ, दैट होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसका मतलब व्हेन आई पास माय सी एग्जामिनेशंस ना मेरे माइंड में हमेशा होता था कि पेपर अच्छा आएगा, इजी आएगा, ओके, बट लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि अगर मुश्किल आ गया तो हमने सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कवर किए हुए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर उनमें से बैठेगा। ठीक है, सो मॉडिफाइड कैश बेस भी आपको यही बात समझा रहा है कि एंटिसिपेट कर लो सारे एक्सपेंडिचर्स को, चाहे हुए हैं नहीं हुए, आपने एंटिसिपेशन किया है उनको रिकॉर्ड करो। बट यस, इनकम को एंटिसिपेट बेसिस पे मत करो, जब एक्चुअल रिसीव करोगे तभी रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब जो हमारा रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था हमने प्रोफेशनल्स के केसेस में, उसमें भी यही फॉलो होता है। ओके, नेक्स्ट आया था स्टूडेंट्स अगेन in 2011 दिसंबर 5 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आया था, एंड दैट इज वेरी इजीएस्ट पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ध्यान आते ही आपके माइंड में एक लाइन आनी चाहिए, क्या मैंने बोला था, क्या अपना सपना मनी 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 मनी। सेकंड, पैसा पैसा वाला गाना, पैसा पैसा करती है, ध्यान आ गया? यस, ये यही कह रहा है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इन अकाउंटिंग ऑल्सो नॉन एज मेजरेबिलिटी कंसेप्ट। मेजरेबिलिटी कंसेप्ट का मतलब होता है कि आप स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉग्नाइज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं। ठीक है, आपको एम्प्लॉय कितना अच्छा लगता है, यू आर नॉट गोइंग टू राइट इट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू आर गोइंग टू राइट इट आपने उस पर कितना एक्सपेंडिचर किया, उसको कितनी सैलरी दी, उसको कितना बोनस दिया। ठीक है, सो जितनी भी ट्रांजेक्शन है, इवेंट्स है, उनको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी करेंसी में। अब जहां वो कह रहा है मैम अगर पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम मॉनेटरी का नाम दे ही नहीं सकते, कोई स्ट्राइक हो गई, हम मॉनेटरी नाम नहीं, मॉनेटरी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, सो आप रिकॉर्ड ही मत करो। ठीक है, समझ आया? अब मैम अगर वो मान लो कि वो बहुत ज्यादा ना बट मटेरियल आइटम है, ठीक है, लेकिन वो इस मेजरेबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रही, फिर क्या करें? तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक सप्लीमेंट्री नोट्स लगा दीजिए, जिससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। देयर इज अ मेजरेबिलिटी कंसेप्ट, बट आपके यूजर्स की जरूरत है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ने कहा फाइनेंशियल में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को लिखना, लेकिन मटेरियलिटी कंसेप्ट ने कहा मटेरियल बताओ। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस आपके यूजर बहुत अच्छे से समझ पाए, इसीलिए आप वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे एक नोट लगा दीजिए। ओके, समझ आया? चलिए फिर बात करते हैं 2012 की। अगेन एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। मैम डू वी गेट दीज नोट्स? यस, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल का कंटेंट है, फ्री स्टडी मटेरियल की टैब है, वहां से आप इसको जो है डाउनलोड कर लेना। यस, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, अच्छा किसी को प्ले स्टोर पे अपने आप सर्च करना है, सो यू कैन सर्च इट बाय आयुषी बंसल क्लासेस। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, हमारे न्यू सिलेबस के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर द डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जो न्यू सिलेबस बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर से। यस, वो लाइव है ऐप पर, जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लेना, देर मत करना। ओके, 100% रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। ओल्ड सिलेबस के लिए बैचेस ऑलरेडी गोइंग ऑन भी है, प्लस एक बार एग्जाम्स हो जाएंगे आपके ग्रुप 1 स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके ग्रुप 2 के दोबारा से बैचेस स्टार्ट होंगे। ओके, चलिए, बट न्यू सिलेबस के ऑलरेडी स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर लेना। 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं मतलब। ओके,
मैम अगर हमारे भी एग्जाम्स चल रहे हैं लेकिन हमें क्या है, मतलब अभी हम कहीं पे बिजी है, कुछ भी है, तो कैसे करें? तो स्टूडेंट इन दैट केस आपके पास 100% रिकॉर्डिंग फीस की अवेलेबल रहेंगी। ओके, सो स्टार्ट करें। यस, और नए बैचेस भी आएंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट अ शॉर्ट नोट। अब अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है? इसने आपको बोला कि आप जैसा एक साल में कर रहे हो, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस और मेथड एक साल लगा रहे हो, उसको बार बार चेंज मत करो until and unless there is a requirement for that। इससे as per AS1 वो कह रहा है कंसिस्टेंसी जो होती है हमारी फंडामेंटल असम्पशन है, यानी जो एक बार अकाउंटिंग पॉलिसीज चला ली उसको एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कंसिस्टेंट रखना। जहां पर ये असम्पशन फॉलो नहीं होती हम कंपैरिजन वगैरह नहीं कर पाएंगे। और अगर मैम कोई बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें उसे चेंज करना पड़ा तो उसके लिए आप डिस्क्लोजर दे देना, AS1 ने आपको बताया था। ठीक है, अब कॉलर ने 3 टाइप्स की कंसिस्टेंसी के बारे में बात करी हुई है। कौन सी 3 टाइप्स की कंसिस्टेंसी थी? वर्टिकल कंसिस्टेंसी, हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी एंड थर्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, बात करें। यस, वर्टिकल कंसिस्टेंसी कहता है दैट कंसिस्टेंसी मेंटेन विद द इंटररिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सेम डेट। वो कह रहा है आप कंसिस्टेंसी किसके साथ बनाओगे? इंटररिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम डेट की इंटररिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंसिस्टेंसी बनाना, उन्हीं की तरह चलना, सेम डेट की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ने आपको कहा है कि आपको जो अपना परफॉर्मेंस कंपैरिजन रखना है ना, वो किसके साथ रखना है? विद द प्रीवियस और द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, देन हमने बात करी थी स्टूडेंट थर्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की। सो इट इज सेइंग कि एक थर्ड डायमेंशनल मतलब किसी थर्ड पार्टी को लेकर आ रहे हैं। सो परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम इंडस्ट्री। ओके, यस। अब हो सकता है ये स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन आपको ना मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स, ये आया भी कब था? 2012 में। बहुत पुरानी बात हो गई है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू, मैंने इसीलिए आपको यहाँ ये करवा दिया, एक बार कर जरूर लो। ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क ना। यस, नेक्स्ट आपके पास आया 2017 जून में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग द अक्रूवल कंसेप्ट। अब अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है? अक्रूवल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बताया था इसमें मैंने आपको? दैट इट इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वो कह रहा है देखो मैं कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करूंगा, क्रेडिट भी। मैं सिर्फ कैश बेसिस पे काम नहीं कर रहा और मैं सिर्फ क्रेडिट वाले बेस पे भी काम नहीं कर रहा। कैश हुई तो भी रिकॉर्ड, क्रेडिट हुई तो भी। इट मींस अगर हम बात करते हैं कैश ट्रांजेक्शन की, कैश अगर कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है तो ऑनर की इक्विटी अफेक्ट होगी, क्योंकि या तो कैश रिसीव करा या कैश पे करा। बट अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो, और अगर वो उस साल में अक्रू अराइज हुई है तो अक्रू जिस टाइम पर हुई है आप उसी टाइम पर उसको रिकॉर्ड कर दोगे। नॉर्मली हम हमारे अकाउंट जो है अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पर बनाते हैं। समझ आ गया? ठीक है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने इसको आपको यहाँ पे लिख भी दिया। अक्रूवल सिस्टम को और क्या कहते हैं? मर्सेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? यस। देन 2017 दिसंबर में आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। दोनों 5-5 मार्क्स के आए हैं, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड इज मेथड्स और क्राइटेरिया टू द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। पहला उसने कहा है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए। मैं आपको ये बोलती हूँ, अभी चलिए मैं डायरेक्टली पहले इस अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स वाले पार्ट पर आती हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब आप अकाउंट्स बना रहे हो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई रट्टाफिकेशन की क्योंकि एंट्री नहीं है क्लास में, आपको पता है वो तो बाहर होती है क्लास के। चलो फिर लॉजिक। मैम जब हम अकाउंट्स बनाते हैं एक तो माइंड में होता है कि इस एंटिटी का हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। चलो ठीक है। सेकेंड, मैम हमें ना उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बतानी होती है, मतलब उसको किसी का कितना देना है, कितना उससे लेना है। ठीक है। थर्ड, मैम हमें एक ऐसे रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं विच आर कंप्लायंस विद द स्टैट्यूट्स एंड लॉज एप्लीकेबल ऑन दैट इंडस्ट्री। ओके। फोर्थ, इस तरीके से अकाउंट्स बनाने हैं कि रीडर्स उसको इजीली पढ़ पाए, मतलब कि रीडर उसको समझ पाए, वो उससे प्रोग्रेस देख पाए कि एंटिटी कितनी प्रोग्रेस कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिफ्थ वन, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। मिस प्रिंटिंग है क्या? शेयर होल्डर्स नहीं, शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के ऑनर्स जिनके पास शेयर होता है। स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको भी कंपनी में इंटरेस्ट है। दे कैन आइदर बी क्रेडिटर, दे कैन आइदर बी बैंक, दे कैन आइदर बी पब्लिक ऑल्सो, नॉर्मल पब्लिक ऑल्सो। ठीक है। अच्छा, तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन इस तरीके से उन अकाउंट्स में दिखानी है जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को चाहिए होती है। हो जाएगा? यस। ठीक है।
अच्छा मैम अगर 5 मार्क्स में आ गया तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स लेना रखना तो नॉट सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप बता दो कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को देनी है, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नॉर्मली हम किस बेसिस पर बनाते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 5 मार्क्स का दिसंबर में ही क्वेश्चन आया था, दैट द मेजर कंसिडरेशंस गवर्निंग द सिलेक्शन and application of accounting policies. This means the time when you are selecting your accounting policy, तो आप कौन सी बातों का ध्यान रखोगे। चलिए, so generally maker of financial statement have to face uncertainties at the time of preparation of financial statement. अब कैसी uncertainties कि भाई हो सकता है कल को डेटर पैसा दे ना दे, क्या पता कल को कितने सारे वारंटी क्लेम्स आ जाए, तो उसके लिए क्या करो, अरे होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। दैट इज प्रूडेंस कंसेप्ट को माइंड में रखो कि जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको आप लिख दीजिए, ठीक है। समझ आया स्टूडेंट्स ये? तो यहां पर जो सबसे पहली कंसिडरेशन आप माइंड में रखोगे दैट इज प्रूडेंस। कौन सी? प्रूडेंस। कौन सी रखोगे? प्रूडेंस कंसेप्ट। और प्रूडेंस का मतलब होता है कि आपको जितनी भी अनसर्टेनिटीज है उसके लिए एस्टीमेट बना लेना। सेकेंड, हमने कौन सी बात माइंड में रखनी थी, कौन सी रखनी थी? दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है कि हमें वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो कि एक्चुअल में हुई है, ठीक है। हमें ना स्टूडेंट्स, मतलब कि एक्चुअल में होने का मतलब एग्जांपल देकर बताती हूँ, ठीक है, आपको ध्यान आ जाएगा, क्लास में किया था हमने। हायर परचेज सिस्टम लेते हैं, ठीक है। अब हायर परचेज में क्या होता है नॉर्मली कि जिसके अभी हायर परचेज के केस में वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा होता है, यस, बट फिर भी हम ऑनर के नाम पर, अभी देखो जिसने हायर परचेज मतलब वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है, स्टिल वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है। हमें पता है लीगल फॉर्म के अकॉर्डिंग तो कि वो लास्ट में जब सारी इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देगा तब उसके नाम पर डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर होंगे, बट स्टिल हम बुक्स में मानते हैं कि स्टार्टिंग से ही हायर परचेजर की वो कार है या जो भी है, द रीजन भी हमें पता है भाई कभी ना कभी ये रुपए दे देगा, तो एक्चुअल हैपनिंग देख रहे हैं हम, उसके लीगल फॉर्म नहीं, ओके। दैट इज अ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। थर्ड आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या होता है, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी मटेरियल आइटम्स को आप लिख देना जो भी हमारे रीडर्स के लिए जरूरी है, ओके। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसके साथ में एक शॉर्ट फॉर्म लिख लो। क्या आजकल सब क्या भेजते हो, मैसेज, ओके, सो दैट इज द मैसेज। अच्छा मैम अब इसमें मैसेज कैसे बनाए, ये तो एम और एस है ना, फिर हम इसको जो पी है उसको कैसे लेकर जाए, तो स्टूडेंट्स यहां पर कर लीजिए मैसेज पर्सनल है, मैसेज पर्सनल है, दैट इज एम कैपिटल, एस कैपिटल, जी को स्मॉल करना कि भाई जी हमारा नहीं है, पर्सनल के लिए पी कैपिटल देन पूरा, ठीक है। सो मैसेज पर्सनल है, मैसेज पर्सनल है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 2019 जून में क्वेश्चन आया था, अगेन यही आया था कि अक्रूवल कंसेप्ट के बारे में बता दीजिए, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि दोबारा से वही रिपीट हो रहा है। 2019 में फिर एक और क्वेश्चन आया था, यानी अगेन 10 मार्क्स के क्वेश्चन, सॉरी 2019 दिसंबर में क्वेश्चन आया था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान करो, मैंने आपको क्लास में करवाया था, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स सारे स्टेक होल्डर्स, मतलब कि जिसको फॉर एग्जाम्पल उसका क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया। नेक्स्ट हम बात करें और कौन होता है जिसको कि ये देखना होता है कि आपने जो है अपनी अकाउंटिंग कैसे कैसे दी है, तो जो शेयर होल्डर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई। क्लियर, याद आ गया सबको? बोलो जल्दी, ठीक है। मैम बोले कैसे, अरे कमेंट बॉक्स में लिखो ना, वैसे भी बता दो क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ओके। चलिए तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 2019 दिसंबर में क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, डेट इज वेरी इजी, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। करें, ओके। अच्छा जब भी डिस्टिंग्विश आएगा, यहां पर ये पैरा फॉर्म में है बट यू हैव टू मेक इन द टेबुलर फॉर्म, दैट इज एक साइड कैपिटल रिसीट्स, एक साइड रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। अब रिसीट जो कि हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन में मिलती है वो कौन सी होती है, रेवेन्यू या कैपिटल? जल्दी कमेंट करते रहना, रेवेन्यू या कैपिटल? मैम वो रेवेन्यू होती है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो रेवेन्यू नहीं होती नेचर में, यानी जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग में नहीं आती, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू का एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, कैपिटल का सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओके। देन आता है रेवेन्यू रिसीट्स को कहां पर दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन कैपिटल रिसीट्स को क्या डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हो? नहीं मैम। फिर हम उसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी एडजस्ट इट इन द बैलेंस शीट, देन उस पे जो प्रॉफिट या लॉस आया है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पे, उसको हम P&L में दिखाते हैं, यानी डायरेक्टली नहीं दिखाते, इनडायरेक्टली घुमाकर उस पे प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट 2018 दिसंबर में क्वेश्चन आया था कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, और देखो डिस्टिंक्शन बतानी है आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में और अकाउंटिंग पॉलिसीज में। जल्दी बताओ क्या क्या डिस्टिंक्शन हो सकती है। पहली बात तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कितने टाइप की होती है, 3 तरीके की। कौन सी थी, CAG मतलब कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग पॉलिसी की क्या कोई लिस्ट है, नहीं, इट डिपेंड्स, कोई WDV की पॉलिसी डेप्रिसिएशन के लगाया है कुछ भी, ठीक है, कोई SLM लगा रहा होगा, यानी कोई सिंगल लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। अब आपको डिस्क्लोजर निकालना, किसका डिस्क्लोजर चाहिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन या अकाउंटिंग पॉलिसी, पूरे सबके लिए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर सेम, दैट इज 3 CAG। तो इसके लिए डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, माना जाएगा आप कर रहे हो फॉलो, बल्कि नहीं करोगे तो कुछ लिखना पड़ेगा। बट अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए डिस्क्लोजर चाहिए, यस इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज ये बहुत सारी डिफरेंट एंटरप्राइजेस अपने अकॉर्डिंग लगाती हैं, तो हमें बताना पड़ेगा हमने कौन सी लगाई है। अब मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स कि अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो नहीं कर रहे तो ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैम अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को नहीं कर रहे, इट सीम्स लॉजिकल कि आप इसको डिस्क्लोज करो, कैसे डिस्क्लोज करोगे, अच्छा चलिए बताइए। मतलब आप कहोगे मैं ना इस साल SLM यूज नहीं कर रहा, मैं ना इस साल ये पॉलिसी भी यूज नहीं कर रहा, नहीं, हाँ, बट डिस्क्लोजर कब चाहिए, अगर आप पिछले साल WDV कर रहे थे या कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड इफ यू आर चेंजिंग इट, अकाउंटिंग पॉलिसी की कंसिस्टेंसी चाहिए ना। अब आप कंसिस्टेंसी नहीं बना रहे, आप उसको सब्सिक्वेंट ईयर में चेंज कर रहे हो, तो वो रीजन लिख देना कि क्यों चेंज कर रहे हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के लिए कोई चॉइस है, नहीं, देयर इज नो चॉइस, ना CAG को फॉलो करना है, एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए यस द फर्म अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2010 के कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिखाती हूँ। दिसंबर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, स्टेट द वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब कि आपको जो भी लिखना है मॉनेटरी टर्म्स पे लिखना है। देन हमने किया था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कि दोनों साइड उसका होता है। थर्ड, फिर चलो मैं खाली कंसेप्ट अभी आपको रिवाइज करवाती हूँ, सबको याद आ जाएगा। थर्ड, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब ये मान के अकाउंट्स बनाओ कि बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है, फॉर एन इंडेफिनिट टाइम। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एक अकाउंटिंग पीरियड सेलेक्ट करके उसके आपको ट्रांजेक्शन दिखानी है। अक्रूवल कंसेप्ट यानी कि कैश ट्रांजेक्शन भी दिखानी है और क्रेडिट भी दिखानी है। मैचिंग कंसेप्ट, क्रेडिट डेबिट वाला। रियलाइजेशन कंसेप्ट, फिर हमने किया था मटेरियलिटी कंसेप्ट, देन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो टोटल कितने हैं, देयर आर टोटल 11 कंसेप्ट्स। याद हो जाएंगे मैम, ऑलरेडी याद है, आपने क्लास में करवाए थे, यस। तो रिवाइज हो गए, यस डेफिनेटली। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कौन से 4 तरीके के ऐसे एरर होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाता। कौन से 4 तरीके के एरर्स थे मैम, ये तो ज्यादा थे ना, 5 थे। हाँ, उसने कहा कोई भी 4 लिख दो, मैंने बुक पे 5 लिख दिया, बट उसने आपको बोला कोई भी 4 लिख दो, 2 मार्क्स के है, 2011 जून का क्वेश्चन है, यानी वो हाफ मार्क पर ट्रायल देता, ठीक है। कौन से 4 एरर्स थे, एक तो ट्रायल बैलेंस नहीं बता रहा, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शंस, एक मिनट रुको, एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस इवन ऑन इट्स एग्रीमेंट। आप ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में ही रॉन्ग एंट्री कर रहे हो, कंप्लीटली आपने एक ट्रांजेक्शन को ऑमिट कर दिया, कंपनसेटिंग एरर है। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है कि आपने जो गलती डेबिट में करी है वही क्रेडिट में कर दी, और यू कैन से कि आपने क्या किया, 2 सेल करी थी। पहली सेल की बात करती हूँ जो चिंतामणि को करी, 1000 रुपए की सेल करी थी, 10 रुपए लिख दिए, ठीक है, गलती हो गई। नेक्स्ट में आपने क्या किया, 10 रुपए की सेल करी थी, 1000 रुपए लिख दिए, तो वो कंपनसेट हो गया। फिर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपने कैपिटल ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को कैपिटल ट्रांजैक्शन मान लिया, तो ट्रायल बैलेंस ये नहीं बता पाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इन एक्सपेंडिचर्स को। दिसंबर 2011 में क्वेश्चन आया था कि आपको बताना है ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आइए देखें, ओके ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। फर्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन अ फॉरेन टूर टू परचेज अ मशीनरी।
टू परचेज अ मशीनरी, उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनुअल मेंटेनेंस फी ऑफ अ मशीन कहां शो करते हो? P&L अकाउंट में, तो कौन सा है? रेवेन्यू। ठीक है। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग कॉस्ट, वो कह रहा है हमने कुछ इस तरीके के पैसे खर्चे हैं जिसकी वजह से अब हमारा वर्किंग, ये देखिए उसने कहा हमारी वर्किंग कॉस्ट कम हो जाएगी। वर्किंग कॉस्ट कम का मतलब क्या होता है? इट मीन उसकी जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब किसी भी वजह से अगर उसकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है तभी तो वर्किंग कॉस्ट कम होगी। अब किसी भी वजह से अगर उसकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो वो क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। नेक्स्ट उसने हमें कहा है कंपनसेशन पेड टू वर्कर्स अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आप वर्कर्स को वीआरएस के अंडर कुछ पैसे दे रहे हो, क्या उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। सो दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लीगल एक्सपेंसेस टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, आपने कुछ लीगल एक्सपेंडिचर किया जिससे आपके कस्टमर्स से आपको लीगल ड्यू मिल सके, वो रुपए नहीं दे रहे, दैट्स एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, चलता है बिजनेस, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। नेक्स्ट उसने हमें बोला सैलरीज पे टू इंजीनियर स्टाफ इन इरेक्टिंग अ मशीन। इरेक्टिंग अ मशीन यानी उसको मशीन हटाने के लिए कुछ सैलरी पे करनी पड़ी इंजीनियरिंग स्टाफ को। कौन सा खर्चा होता है मैम? अब देखो स्टूडेंट्स, इरेक्टिंग, हाँ यस, नॉट द डिटेक्टिंग, इरेक्टिंग। अब पहली बात तो इरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि अब हमने यहां बोला था जब तक आपकी असेट इज नॉट रेडी टू पुट टू यूज, उसके पहले के जितने भी खर्चे डेट ऑल आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आई होप यू गॉट इट, ग्रेट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते रहो कि कैसी क्लास लग रही है। ठीक है, जो एक्सपेक्ट किया था वो लेवल पे आ रही है क्लास या नहीं आ रही है। जून 2012, ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी भी स्टूडेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैच ज्वाइन करना है फॉर द ओल्ड सिलेबस, ठीक है, सो आपके पास ये बैच जो है हमारा ये बैच अवेलेबल है ऑन द ऐप, दैट्स अ रिकॉर्डेड बैच, यू कैन ज्वाइन इट फॉर श्योर। इसमें स्टूडेंट्स आपका बैच रिकॉर्डेड है, आप किसी भी टाइम पर देख सकते हो। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट सारे डाउट सॉल्व हो जाए। स्टिल जो डाउट्स होंगे वो आपके स्टूडेंट्स लाइव सेशंस हुआ करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन, उसमें सॉल्व होंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट सब उसमें इंक्लूड होंगे एंड दिस रिवीजन सीरीज आल्सो फॉर श्योर। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टेट ब्रीफली 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। कौन कौन सी थी? CAG अभी आपको बताई थी मैंने, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। देन 2013 में क्वेश्चन आया था दैट व्हाट आर द स्टेप्स और फेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल के फेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम दिस क्वेश्चन, दिस कम इन 2013 फॉर द 4 मार्क्स। क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, फिर उसको जर्नल में एंट्री करोगे। कौन से बेसिस पे? क्रोनोलॉजिकली बेसिस पर, डेट वाइज पर। फिर लेजर, जर्नल से लेजर में पोस्ट होगा, लेजर से उसके बैलेंसेस को लेकर ट्रायल बैलेंस बनेगा। ये कौन सा ट्रायल बैलेंस होता है? अनएडजस्टेड। फिर उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज पास होंगी, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा। अब आपके पास क्लोजिंग एंट्रीज आ जाएंगी जो कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट पे ट्रांसफर होगी एंड देन हमारी बैलेंस शीट बनेगी जिससे कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाएगी। क्लियर? अब आ जाइए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे पास आए हुए चैप्टर नंबर 1 से। जून 2011, yes, this FSR book is available on app, you can download it. State with reasons whether the following items are capital expenditure or revenue expenditure. आइए देखते हैं। उसने पहला बोला एक फैक्ट्री बिल्डिंग है which has constructed at a cost of rupees 15 lakh. Okay, a sum of rupees 64,000 were incurred for the construction of the temporary huts for storing building materials. अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू? मैम दोनों ही एक्सपेंडिचर कैपिटल है। द रीजन, पहला तो फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए, सेकंड स्टूडेंट्स ये फैक्ट्री बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर रहा है, दैट्स नॉट अ नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रुपीज 5,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। आपने क्या किया है स्टूडेंट्स? स्टॉक को नई साइट पर भेजना है, इसीलिए कुछ आपने 5,000 रुपए पे करे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैम कैसे? क्योंकि स्टूडेंट स्टॉक जो होता है दैट इज रेवेन्यू इन नेचर और उससे जुड़ा हुआ कोई भी अमाउंट होगा तो वो भी रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू स्टार्ट द बिजनेस। क्या है ये? रेवेन्यू कैपिटल, मैम कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि अब आप एक बात बताओ, बिना इसको खर्च करे कैन यू स्टार्ट योर बिजनेस? नो। सेकेंड, मैम फिर भी रेवेन्यू कैपिटल, ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? नॉन रिकरिंग, एक बार ले लिया, सो यस इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, 2011 दिसंबर में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011,
सेल्स परचेजेस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ ट्रेडर दी हुई है। सेल है 5 लाख, परचेज 3,80,000, ओपनिंग स्टॉक 65,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 52,000। कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर, कोई वैल्यू रियलाइज नहीं हुई। अब मान लो ट्रेडर जो है वो इफ द ट्रेडर अर्न जीपी एट द रेट ऑफ 25% ऑन सेल्स फॉर द ईयर, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ गुड्स। आइए देखते हैं इसके लिए बेस्ट क्या है। मैम कैलकुलेशन कैसे होगा, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, कितने का था 65,000 का, उसमें परचेजेस ऐड करते हैं, कितने की ऐड करते हैं, आइए आपको ये क्वेश्चन मैं करके भी दिखाती हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड दो स्टूडेंट्स। ओके सो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मैं कर दिखाती हूँ। अब उसने क्या बोला आपको, यहाँ पर उसने बोला कि देखिए हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है, अब उसने हमें बोला था ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास 65,000 का। ठीक है, तो सबसे पहले तो 65,000 रुपीज ऐड हो गए। यस, आफ्टर दैट उसने परचेजेस कितने की थी 3,80,000 की, सो 3,80,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। यस, टोटल कितना आ गया उसके पास अभी तक 65,000 प्लस 3,80,000। ओके ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बात आती है, मतलब टोटल कितना आ गया 6 दैट इज 1,000 4 लाख, एक मिनट, हाँ जी कितना आ गया हमारे पास मैम 3,80,000 प्लस 65,000 दैट इज 4,45,000। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स उसने दिया था भाई उससे ना कुछ सेल हुई है। अब सेल कितने की थी, सेल थी टोटल 5 लाख रुपीज की, माइनस कर दूं, नहीं, क्यों, इसमें से आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको सेल प्राइस माइनस नहीं करना, आपको ये देखना है कितने गुड्स डिस्ट्रॉय हुए। तो इट मीन हमें ये पता लगाना पड़ेगा भाई क्लोजिंग स्टॉक इतना रहना चाहिए था बट कितना रहा, जो नहीं रहा बैलेंस दैट इज अ गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब कैसे निकलेगा, उसकी सेल थी 5 लाख रुपीस की, बट वो स्टूडेंट्स इस पर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा था 25% ऑन सेल्स अमाउंट। तो कितना आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जल्दी बताओ, दैट इज 3,75,000। यस ओके, सिंपल दिया हुआ था 25% ऑन सेल्स, अगर कॉस्ट होता तो हम एवरेज फॉर्मूला यूज करते, सिंपल है तो इस तरीके से कर दिया। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना है 52,000, यानी अब जो बैलेंस बचा वो कैसा था, दैट इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर। समझ आ गया पक्का, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, सो 18,000 इज द गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, आ जाइए दोबारा से एक बार क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया था दिसंबर 2012 में। ये क्वेश्चन क्या था, मिस्टर एक्स इज ऑनर ऑफ अ सिनेमा हॉल, उसने कुछ अमाउंट स्पेंड करे फॉर कंप्लीटली रेनोवेशन ऑफ द हॉल, एयर कंडीशनर इंस्टॉल किया है, मशीनरीज इंस्टॉलेशन करी है, कुछ कुशन सीट्स वगैरह लगाई है, इसकी वजह से रेवेन्यू डबल हो गया। अब उसने कुछ इमरजेंसी एग्जिट डोर्स भी लगाए हैं, आपको बताना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू, पूरे एंटायर एक्सपेंडिचर के बारे में बताना। एक एक कर मैं इसको असेस कर रही हूँ। सबसे पहले, इफ ड्यू टू एनी एक्सपेंडिचर फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम द असेट्स इंक्रीजेस, ठीक है, उससे पहले से ज्यादा होने लग गई तो पहली बात तो भाई हम उस एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करते हैं। अब स्टूडेंट मैम एक्सपेंडिचर बड़ा होगा तो कैपिटलाइज होगा, नहीं, इट जस्ट डिपेंड्स कि उस एक्सपेंडिचर को करने से अगर फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बड़ी है तो वो कैपिटलाइज होगा। बात करी थी प्रेजेंट केस में रेनोवेशन एक्सपेंसेस की वजह से अब ज्यादा लोग आएंगे। यस मैम, सिनेमा हॉल है तो इट्स अ कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि उसने उसका रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया। इमरजेंसी एग्जिट डोर्स लगाने से क्या ज्यादा लोग आएंगे, नहीं ना, तो क्या इसकी वजह से उसकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, नहीं, तो ये जो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, इट शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2012 का, टोटल दिया हुआ है डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ लोटस स्टोर्स कितना है 3,65,000 एंड क्रेडिट साइड का है 2,25,000। चेक करने के बाद उनको पता चला भाई ये कुछ मिस्टेक्स हुई हुई है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, बट यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या, ओपनिंग स्टॉक जो है करेक्ट फिगर थी 15,000 बट हमने ट्रायल बैलेंस में गलती से ले लिया 10,000। रेंट एंड वेट्स का करेक्ट फिगर वाज 36,000, हमने ले लिया 63,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स का 81,000, हमने ले लिया 18,000। सन्ड्री डेटर्स 1,04,000, वी हैव टेकन 1,58,000। फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई विल सजेस्ट यू साथ साथ में पहले ऐप पर जाकर डाउनलोड भी कर लो। ठीक है,
अब आपको निकालना है करेक्ट बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। देखो टोटल कितना था, अब सिर्फ इतना माइंड में रखना, जो डेबिट की गलतियां उनको डेबिट साइड में ठीक कर दो, जो क्रेडिट की गलतियां हैं उनको क्रेडिट साइड पे ठीक कर दो, दैट्स इट, बस इतना करना है। करेक्ट, ओके। अब उसने कहा ट्रायल बैलेंस का टोटल है 3,65,000 और क्रेडिट का है 2,26,000। ओके, नाउ द स्टूडेंट्स द पॉइंट कम्स, उसने क्या कर रखा था मैम, ओपनिंग स्टॉक जो है वो कम ले रखा था। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कहां शो होता है, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में, तो डेबिट में 5,000 रुपए बढ़ा दे, यस कर दिया। अब उसने स्टूडेंट्स रेंट एंड रेट्स को 27,000 ज्यादा दिखा रखा था। उसने देखिए यहां बताया कि मैंने रेंट एंड रेट्स जो है 63 दिखा दिए जबकि 36 थे। मतलब आपने डेबिट में ज्यादा दिखाया या क्रेडिट में? मैम डेबिट में ज्यादा दिखा रखा है। रेंट एंड रेट्स को हम लिखते हैं ना डेबिट साइड में, तो उसको माइनस कर दो, ओवर स्टेटमेंट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कम दिखा रखे थे, कितने थे? 63,000 से, ये देखिए, रुकिए देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज 81,000, उसने क्या दिखाया? सिर्फ 18,000। तो ये जो 63,000 है इसको क्रेडिट में ऐड कर दो। सन्ड्री डेटर्स जो है वो ज्यादा दिखा दिए, एक्चुअल वाज 1,04,000, उसने दिखा दिए 1,58,000। तो जितने ज्यादा है डेटर्स, डेबिट होता है, उतने से माइनस कर दो। यू विल गॉट टू नो कि दोनों का करेक्ट टोटल आ गया 2,89,000 एंड 2,89,000। ओके, आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, इसको कंप्लीट देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि पूरी एफए की मैराथन रिवीजन सीरीज, आईडीटी की मैराथन रिवीजन सीरीज आप यहां पर कवर कर सको। ओके, नेक्स्ट अब आता है जून 2013 में। आपको बताना है कि ये वाले जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये कैपिटल है, रेवेन्यू है या डेफर्ड रेवेन्यू है। ये मैंने नोट्स में दे दिया, दैट इज योर होमवर्क। अरे बिल्कुल, रिवीजन सीरीज में होमवर्क नहीं मिलेगा क्या? ओके, कोई डाउट आया तो आप इसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट, दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ट्रेडर है जिसने फर्नीचर एक्वायर करा, फिटिंग्स एक्वायर करी है, खरीदी है 10,000 की, बट सेम को परचेज अकाउंट में नहीं दिखाया। क्या दिखाया? दिखाया, बट उसने उसको परचेजेस अकाउंट पे दिखा दिया। पहली बात तो हमें पता चल गई भाई इसने परचेज में कैसे दिखाया, ठीक है। साथ ही साथ ही पेड ₹5,000 टू अ सप्लायर व्हिच हैज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड्स इन द बुक, वो भूल ही गया 5,000 लिखने, एक सप्लायर को दिए थे। आप बताओ कौन सा एरर है और उसके लिए आप एंट्री पास करो। स्टूडेंट्स पहली बात तो जो पहले वाला एरर है, अब देखो खर्चा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसने रेवेन्यू दिखा दिया, सो दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड वाला एरर कौन सा है मैम? वो लिखना भूल गया, यस, सो देयर इज एरर ऑफ ओमिशन। अब आइए इसको सॉल्व कर दिखाती हूं आपको, ठीक है। देखो तो फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ट्रेडर ने ध्यान से 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा था। आओ अब एक बार देखते हैं क्या रहेगा स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास, जस्ट वेट इट आउट, एक मिनट रुकिए। देखो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैम उसने जो एंट्री पास करी थी ना, वो पास कर दी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया था। उसने कहा भाई मैंने क्या करा ना, गलती से मैंने परचेज में दिखा दिया। परचेज जब आया तो डेबिट होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यस। तो उसने परचेजेस में 10,000 दिखा दिए। 10,000 का ये अमाउंट था ना, लेट मी चेक इट, यस 10,000 का अमाउंट था। फर्नीचर एंड फिटिंग को कुछ दिखाया नहीं, जबकि आना क्या चाहिए था, फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो है वो डेबिट होना चाहिए था। तो करेक्शन पास करें, यस, फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट को डेबिट कर दो और ये जो गलती से डेबिट किया था इसको क्रेडिट कर दो, दैट इज टू परचेजेस अकाउंट। ओके क्लियर, 10,000 एंड 10,000। नीचे नरेशन पास कर देना कि भाई वो गलती से जो है उसने वहां पे शो कर दिया था। सेकंड आता है फॉर द ओमिशन, वो लिखना भूल गया था। किसको एंट्री करी थी मैम? सप्लायर को दी थी। सो एंट्री पास कर दीजिए एरर ऑफ ओमिशन के लिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या गया उसके पास से, टू कैश अकाउंट। कितने का था? 5,000 का। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। यस देखिए दिस वन, ओके चलो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाइए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा हमें कि देखिए just wait, the company maintains 10% of debtors as provision towards bad debts. It has routed all bad debts to the provision account, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का ऑन 1 अप्रैल 2012 68,000, क्लोजिंग बैलेंस है 92,000। बैड डेट्स जो राइट ऑफ करे हैं
प्रोविजन अकाउंट से दैट इज 28,000। आपको बताना है कितना अकाउंट हम P&L में शो करें। अब इस केस में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं मैम, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस कहां शो करोगे, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कहां शो करते थे स्टूडेंट्स इसको हम, मैम क्रेडिट साइड। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो गया 92,000। फिर उसने कहा मैंने सन्ड्री डेटर्स पे राइट ऑफ करा, कितना राइट ऑफ करा। अब सन्ड्री डेटर्स पे राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, सन्ड्री डेट उसने ये कहा कि मैंने ये बेड डेट राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, और साथ ही साथ डेबिट कर दिया। राइट ऑफ किससे करेगा, सन्ड्री डेटर से। कैसे, क्योंकि इतने के डेटर चले गए, हमें पता है ये नहीं देने वाले। टू सन्ड्री डेटर्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। सो टू सन्ड्री डेटर्स, बैलेंसिंग फिगर इज P&L अकाउंट 52,000। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट 2013 दिसंबर के क्वेश्चन पे। अगेन कैपिटल है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक बार देख लीजिएगा। 2014 उसने कहा है जर्नल एंट्री पास कर दो। कैसे करनी है, इन द सेम वे जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि एरर रेक्टिफाई करो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को भी एक बार कर लेना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट आता है 2015 जर्नल में, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ शिवा। आइए देखते हैं क्या था। 1 मई 2015 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से, ऑफ विच 50% अमाउंट वाज बोरोड फ्रॉम SBI एंड 20% अमाउंट हैज बोरोड फ्रॉम हिज सिस्टर पट्टा। आपको बताना है इसकी जर्नल एंट्री। आइए देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, ठीक है। करें स्टूडेंट्स इसको, यस मैम, ओके लेट्स स्टार्ट इट। हमारे पास उसने क्या कहा, उसके पास शिवा के पास उसने बिजनेस स्टार्ट करा कितने से, 5 लाख रुपए से, यानी 1 मई 2015 को उसके पास 5 लाख का कैश आया। कैश आया तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट। अब फिर लिखना है कि कैश कहां से आया, ये तो पता चल गया, दैट इज 5 लाख रुपीज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, उसके पास कैश कहां से आया। एक तो उसने लोन लिया, किससे, उसने लोन लिया है SBI से। कितने का लोन लिया, 50% का अमाउंट जो है बोरो करा SBI से, दैट इज 5 लाख का 50% टू SBI आ गया। और वी कैन राइट टू SBI लोन कितना, 5 लाख का 50%। हाउ मच इट अमाउंट इट्स कम, 2,50,000। ओके, और उसने किससे लिया है, एक मैम उसने क्या किया, उसने एक्चुअली ना उसने बोरो कर लिया अमाउंट अपनी सिस्टर पट्टा से। कितना, 20%, 5 लाख का 20% दैट इज 1 लाख रुपीज। तो टू पट्टा कितना, 1 लाख रुपीज। बाकी अब क्या है स्टूडेंट्स, उसका कैपिटल अमाउंट। इसका मतलब बचा हुआ क्या है, उसका कैपिटल, ठीक है। कितना आ गया, 1,50,000। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई डाउट है इसमें, नहीं, ठीक है। इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट्स इन द सेम मैनर, अभी रुकिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूं, इन द सेम मैनर बाकी 3 एंट्रीज आप कर देखोगे, कहीं कोई डाउट आया तो आप पूछ लोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है अगेन द सेम क्वेश्चन, आपको रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करनी है। मैंने सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन उसके इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, एक बार उनको नजर जरूर मार लेना, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट हियर इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Milton Limited sold goods worth rupees 1 lakh to Narmada Limited. Okay. Narmada Limited asked for discount of rupees 16,000 which was agreed by Milton Limited. उसने agree कर लिया, ठीक है। The sale was effected and goods dispatched. After receiving goods worth rupees 14,000 was defective, जो उसने वापस कर दिए। They made the payment of 70,000 और 70,000 की पेमेंट कर दी, ठीक है। अकाउंटेंट ऑफ मिल्टन लिमिटेड ने अपनी सेल से 70,000 बुक करी है। आप बताओ कि उसने क्या सही करा, पहली बात तो उसने इनकरेक्ट किया। क्यों, क्योंकि उसने ओरिजिनल ट्रांजैक्शन दिखाई नहीं, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वाज फॉर द कंप्लीट प्राइस, ठीक है। अब सेल कितने पे दिखाए, देखो उसने सेल दिखाई, ठीक है। एक तो उसको सेल रिटर्न की एंट्री पास करनी चाहिए थी, सेल पूरा होता सेल रिटर्न होता। सेकेंड, अब जो उसने उसको डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट भी तो दिखा दे। मैम डिस्काउंट कितना दिया था, उसने कहा स्टूडेंट्स कि यहां पर उसके पास आफ्टर रिसीविंग, देखिए द गुड्स रिटर्न कॉस्ट रुपीज 14,000, जिस पर डिस्काउंट अवेल किया था वो भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। मैम उसने डिस्काउंट कितने पर अवेल किया, आइए निकालते हैं। 14,000 का उसने वापस कर दिया, जबकि टोटल अमाउंट 1 लाख था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसने, एक मिनट को इसको इस तरीके से करो, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। आइए दिखाती हूं, देखो हमें ये बताना है, एक तो उसने सेल रिटर्न की एंट्री नहीं दिखाई तो वो इनकरेक्ट है। सेकंड, उसने डिस्काउंट को रिवर्स करना था। उसको टोटल कितना डिस्काउंट मिला, 16,000।
कितने अमाउंट पर, 1 लाख पर। उसने कितने का सामान वापस कर दिया, 14,000। ठीक है, सो एवरेज फॉर्मूला के हिसाब से उसको 2240 का डिस्काउंट जो है वो रिवर्सल एंट्री में पास करना चाहिए था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया कैसे? चलिए ग्रेट। अब इसी के साथ स्टूडेंट्स आई होप बाकी सारे क्वेश्चंस आप एक बार कर लेंगे। इसमें और कुछ नहीं है, जो अभी तक किया वही रिपीटेड बेसिस पे चल रहा है। दैट्स अ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, अभी अपलोड हो जाएंगे, जल्दी से देख लेना। कोई भी डाउट आया तो पूछ लेना। आइए एक बार आपको मैं बुक में सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन दिखा देती हूँ, विच आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इट फॉर यू गाइस। ठीक है, सो दीज ऑल आर द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वाले मैंने करवा दिए, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट अब वो वाले हैं जो हमने कहीं ना कहीं बुक वगैरह में किए हुए हैं। ठीक है, ओके। डाउट आया तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो। एंड द स्टूडेंट्स जो न्यू है मेरे चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, so thank you and have a nice time. Meet me in the next revision series. Okay students, bye, have a great day.